If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. इस तरह भी हर मोड़ पे ठहरा नहीं करते, इस तरह भी हर मोड़ पे ठहरा नहीं करते, जाना है अगर दूर तो ऐसा नहीं करते। वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ बरनी। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर शमीम हनफी साहब, जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। उन्हीं से बातचीत होती रहेगी और आप लोगों को ये पता चलता रहेगा कि हमारी गुफ्तगू क्या हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ सर। यहाँ आए आप, हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमारे इस शो के लिए टाइम निकाला और बात हम वहीं से शुरू करते हैं जो जहाँ से अक्सर लोगों से की जाती है कि क्या बनना यही चाहते थे जो आज आप हैं, या बचपन में कुछ और ख्यालात थे कि ये बनना है वो बनना है? वासिफ साहब, मेरे साथ अजीब अजीब मेरे शौक रहे जी। तो बचपन में मैं दो बातें सोचा करता। एक तो ये कि मुसव्विर बन जाऊं शायद। अच्छा। तस्वीरें बनाने का शौक था, स्केचिंग करता था, वाटर कलर से तस्वीरें बनाता था। मुझे पसंदीदा मीडियम है वो वाटर कलर, जबकि बहुत मुश्किल है जी। और दूसरा शौक ये था कि कुछ मुगन्नी बन जाऊं, कुछ उस तरह की कोई चीज। अच्छा। तो मुझे जो साज पसंद था वो बांसुरी था। और उस बांसुरी सितार, ये दो साज मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। सारे साज मुझे अच्छे लगते हैं जी। सारे परिंदों की आवाज अच्छी लगती जी, बशमूल कौवे की आवाज की मुझे पसंद है उसकी आवाज जी। तो वो जनाब मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन जब मेरा ख्याल है कि मेरी उम्र 12-13 साल की थी जी, उस वक्त मुझे ये तशखीस हुआ कि साहब मुझे टीबी के आसार हैं कुछ। अच्छा। तो मुझसे लोगों ने कहा कि साहब ये टीबी का इलाज जिस शख्स का हो रहा हो वो ये आरजू रखे कि वो बांसुरी बजाएगा, ये तो कोई बहुत मुश्किल है। आप फेफड़ों पर बड़ा जोर, उसके लिए बहुत सेहतमंद फेफड़े चाहिए जो आपके नहीं। अच्छा। तो मेरा ये शौक इस तरह मुंतकिल हो गया कि मैंने सुनना शुरू कर दिया। सुनता रहता था, पहले भी सुनता था जी। पहले समझिए आपकी एक बिल्कुल एक गैर रस्मी अंदाज में जी। अब मैंने बाकायदा ये सब जानने की कोशिश की कि कौन से बड़े मौसीकार हैं, कौन से बड़े बांसुरी बजाने वाले हैं। और तो ये उम्र का कौन सा हिस्सा था जब ये सारी चीजें हो? ये सब 13-14 साल। 13-14 साल। उस जमाने में एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज के मुकाबले में जी, जब मैंने स्कूल की जिंदगी गुजारी उस वक्त लड़के शायद कुछ जल्दी बड़े हो जाते थे। अच्छा। अब क्या होता है कि वो आपको हैरत होगी कि अब क्या होता है कि केजी, अपर केजी और फिर लोअर केजी और अपर केजी और वगैरह वगैरह करके नर्सरी से शुरू कीजिए आप जी, तो इतना वक्त लगा देते हैं जी। और पहले तो हम ये था कि बराह रास्त हम भेज दिए गए, कुरान शरीफ पढ़ाई गई घर में जी, और मेरी वालिदा ने पढ़ाई। फिर एक मदरसा था हमारा, वहाँ एक मौलवी थे, हाफिज औलिया साहब कहलाते थे जी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तुम उनसे जरा सीखो, तलफ्फुज़ वगैरह दुरुस्त हो जाएगा। तो मैंने उनसे कुछ कुरान शरीफ पढ़ी, चटाई पर बैठ करके कहना चाहिए जी। और उसके बाद तालीम जो हासिल की, बराह रास्त मेरा दाखिला हुआ शायद 3rd क्लास में हुआ था, तीसरे दर्जे में। और शहर दिल्ली? शहर सुल्तानपुर, यूपी का एक शहर था। अच्छा। मजरू साहब के नाम से आप उसे जी। वो बड़ा शहर जो मजरू साहब जहाँ पैदा हुए थे। बहरहाल उनसे मेरे ताल्लुकात वो थे जो खुर्द बुजुर्गों के, उनको चचा कहता था। अच्छा। मेरे वालिद के दोस्त थे वो। अच्छा। स्कूलिंग मेरी वहीं हुई। उसी वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ। अच्छा। तकसीम हुई जी। तो मेरी उम्र उस वक्त 9 बरस की थी। अच्छा। जब पार्टीशन हुआ जी। लेकिन मेरा हाफजा थोड़ा सा मेरे साथ ज़्यादतियां करता रहता है। अच्छा। मैं भूल नहीं पाता चीजों को। अच्छा। तो कभी को उससे तकलीफ भी होती। बिल्कुल। और कभी अच्छा भी लगता है। कुछ बातें याद आती। तो तकसीम का दिन भी मुझे याद है
अच्छा। वो सुबह भी याद है जब ये हुआ कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है और इस मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं। उस वक्त 3 नहीं हुए थे, 3 नहीं हुए थे। खुदा का शुक्र है कि बहरहाल। तो जनाब मैं गया, स्कूल गया तो वहाँ, लेकिन ये कि वो फ़ज़ा ही दूसरी थी जो आज़ादी से पहले की थी। मैंने देखा धीरे धीरे शहर का लैंडस्केप बदल रहा है। अच्छा। फ़ज़ा बदल रही है, लिबास बदल रहा है जी। पहले वहाँ की तहजीबी ज़िंदगी पर मुसलमानों का असर बहुत था उस इलाके में। अवध की तहजीब, जी 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 जी, बहुत पुरानी तहजीब है। शेरवानियाँ पहनने वाले बहुत दिखाई देते थे। अच्छा। अब तो मेरे पास शेरवानियाँ हैं, मैंने 2 सिलवा रखी हैं जो मैं तकरीबात के मौके पर पहनता हूँ। अच्छा। तो वो जो बासरी का सफर था आपका, तो वो बदल गया मंजर। आज़ादी के बाद जो यही हुआ कि तकसीम का जो मेरे जहन में तस्वुर आता है वही आता है कि पहले जो यकजहती दिखाई देती थी वो रफ्ता रफ्ता ऐसा हुआ कि शायद खत्म हो रही है, हमारे से खतर में है जी। तो ये हुआ, मेरे स्कूल के दिन थे। स्कूल की तालीम मैंने अपने वतन में पूरी की, फिर मुझे मेरे वालिदैन ने जी मुझे इलाहाबाद भेज दिया। इलाहाबाद भेज दिया। मेरे यहाँ से करीब 2 यूनिवर्सिटियाँ थीं। अच्छा। एक इलाहाबाद, दूसरी लखनऊ। मेरे वालिद खुद अलीगढ़ के तालिब इल्म थे। अच्छा। और अलीगढ़ के वो लॉ ग्रेजुएट थे। सरराज मसूद के ज़माने, सर सैयद के पोते जब वाइस चांसलर जी जी जी, उस वक्त मेरे वालिद ने वहाँ से LLB किया। अच्छा। वकालत करते थे। अच्छा। तो मैं इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद शहर सुल्तानपुर के मुकाबले बहुत बड़ा शहर था। अच्छा। और ज़ाहिर के सुल्तानपुर शहर में तो वो सलाहियत मुझे कम दिखाई देती थी। किसी बड़े होते हुए बच्चे के लिए कोई बहुत पुरकशिश शहर नहीं था वो। अच्छा। सिवाय इसके कि भाई साफ सुथरा बहुत था, छोटा सा शहर था, दरख्त बहुत थे वहाँ, नीम के दरख्त बहुत जी जी। और वहाँ की आबोहवा मशहूर था कि यहाँ की आबोहवा में बहुत से मरीज सेहतियाब हो जाते हैं जी जी। तो बहरहाल था, अच्छा लगता था। तो वो जो बांसुरी का शौक था वो वहां तक रहा या नहीं? वो अब भी है, बताऊं आपसे। अच्छा। और मुझे बड़ी हैरत हुई, अभी चंद बरस पहले एक साहब मेरे नौजवान, मेरे जानने वाले दोस्त थे, उनका भाई मेरे लिए एक तोहफा लाया तो एक बांसुरी लेकर। मैंने कहा तुमको कैसे पता है? चला मुझे इससे दिलचस्पी। कहते कुछ नहीं, कुछ यूं ही ख्याल आया, मैं ले आया। अच्छा। लेकिन बजाने की मैं कोशिश नहीं कर सका। अच्छा। और अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरी तबीयत में एक तरह की कहना चाहिए कि एक इस्तरारी कैफियत होती है, तारी होती है, फिर खत्म हो जाती है। जी जी। मैंने कई काम ऐसे सीखे, मसलन मिट्टी के बर्तन बनाने का एक जमाने में खपत हो गया मुझे। अच्छा। तो मैं वाकई वो सीखता रहा, कुम्हार से। ये तो तमाम जो है वो आर्ट से रिलेटेड सारे काम थे कि आप स्कल्पचर भी बनाना चाहते हैं, आप पेंटिंग भी करना चाहते हैं, आप सिंगिंग की तरफ भी हैं या म्यूजिक की तरफ भी हैं। तो ये एक बता देता है कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं है। और इस उम्र में भी आके आपको बहुत सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा समझ आ गई। जैसे मैं आपको सुनता हूँ तो आप मुसव्विरी पे भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप म्यूज़िक को समझ सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ वक्त गुजारा है। तो होते होते फिर आप शोबा तदरीस में आ गए उर्दू में। वासिफ साहब, उसमें थिएटर से, फिल्म से, इन सब चीज़ों से बहुत दीजिए। अब तो मैं फिल्में नहीं देखता जी, इसलिए मुझे जो अदाकाराएं पसंद थी, अदाकार पसंद थे, वो माजी का हिस्सा हो गया। चले तो पहले तो अदाकाराएं बताएं कौन कौन सी। अब देखिए कई थी उसमें, एक थोड़ी है। नहीं वो तो कई है, मेरी भी कई है। मैंने बचपन में पहली फिल्म जो देखी जी वो शायद नजमा थी। अच्छा। जिसमें अशोक कुमार हीरो थे। अच्छा। और उन्होंने उसमें गजल भी गाई थी अपनी आवाज में। अच्छा। नजर कुछ आज ऐसा आ रहा है, कोई दिल में समझ। उर्दू का बहुत असर था पूरी फिल्म पे, कहानी पर, म्यूजिक पर, डायलॉग्स पर। आप देखिए उर्दू के मशहूर लिखने वाले, और ये रफ्ता रफ्ता ये सारी चीजें नहीं और भी पसंद है। अभी खैर वो तो एक तवील दास्तान है। अब उसमें आप पूछेंगे तो मैं फिर नरगिस और मीना कुमारी और मधुबाला और वहीदा रहमान, बस अब इन सब में से अगर आपसे सुचित्रा सेन मुझे बहुत पसंद। अब इन सब में जो है हीरोइन में पूछा जाए कि नंबर 1 कौन थी आपकी नजर में? देखिए जो अदाकाराएं मुझे बहुत पसंद आई शुरू में, तो नरगिस की अदाकारी मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब मैं समझता भी नहीं था, और शायद मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि मैं किसी दूसरे जाविये से उनके बारे में जी 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 जी। तो एक बहुत ही सादा सी, एक मासूम सी एक दिलचस्पी थी मुझे इन लोगों से। और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी डेज में पहुंचा, उस जमाने में फिल्में बहुत देखता था जी जी। और कोई अच्छी फिल्म भी आती थी तो इलाहाबाद में एक निरंजन टाकीज था। हाँ। और वहाँ एयर कंडीशन उसका हॉल था। अच्छा। और बहुत खूबसूरत मशहूर था उस जमाने, अब तो बहुत खुल गए होंगे उसके बाद। पैलेस था जहाँ पुरानी अंग्रेजी की फिल्में लगा करती थी। अच्छा, भी है अच्छा। पैलेस का। जी जी। तो वहाँ मैं जाया करता था। तो दिलचस्पी जो मेरी हुई वो तो बाद की अदाकाराओं में मुझे नूतन, सुचित्रा सेन
और वहीदा रहमान, ये 3 मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये अब भी पसंद है, अब भी सही। बल्कि वहीदा रहमान को तो मैंने अभी इसी महीने में की इब्तिदा में हमारे यहाँ जश्न रेख्ता हो रहा था, जी जी, उसमें वो मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाई गई जी। और उसके मुहतमिम जो है मेरे दोस्त हैं संजीव सराज साहब, अच्छा, रेख्ता के। अच्छा। तो बल्कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पंडित जसराज जो म्यूजिशियन है उनको बुलाया है जी, बतौर मेहमान खुसूसी और वहीदा रहमान को, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो दोनों मुझे पसंद। बिल्कुल। तो इसका मतलब है जो चीजें आपने ख्वाब देखा था जिन चीजों का कि बांसुरी बजा लूंगी, वो चीजें कहीं ना कहीं किसी रंग में किसी जगह पे आपको आके उनसे मिलाप हो ही गया कि आप म्यूजिशियंस के साथ शायद ऐसा टाइम गुजार दिया, शायद आप थिएटर भी कर लिया। नहीं, गाने वाले मेरे दोस्त बहुत से बन गए, साज बजाने वाले मेरे दोस्त, मुसव्विरों से तो बहुत दोस्ती रही। जी जी जी। बल्कि ये समझिए कि हिंदुस्तान के बड़े चोटी के बहुत से मुसव्विर मेरे दोस्त रहे जी, अब भी हैं जी जी। बल्कि मेरे अजीज तरीन दोस्तों में बाज शामिल नंदिता दास के वालिद हैं जतिन दास। नंदिता दास फिल्म एक्ट्रेस हमारे, जिसने मंटो पर भी फिल्म बनाई है, जी जी जी, अगले साल रिलीज होगी, जी। उनके वालिद हैं जतिन दास मेरे दोस्त हैं। रामचंद्रन मेरे दोस्त हैं जिन्होंने शायद हिंदुस्तान में मुसव्विरी की तारीख का सबसे बड़ा म्यूरल बनाया है। ये आदि उस पर मेरा एक छोटा सा किताबचा भी उन्होंने मुझसे लिखवाया। अच्छा। अगरचे मुसव्विरी का नक्काद नहीं हूँ, जी जी, लेकिन रामचंद्रन के साथ रहने की वजह से दिलचस्पी इतनी हो गई थी, नुमाइशें देखने जाता था। वही सर जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट था हर चीज में, यानी कि हर चीज जो भी देखें, हर आदमी जो है मुसव्विरी नहीं समझ सकता, जैसे हर आदमी बहुत से शेर नहीं समझ सकता। तो वो क्रिएटिविटी, वो आर्टिस्टिक सेंस जो है उसका होना बड़ा जरूरी है। अब वो सेंस वासिफ साहब कितना था मुझमें कितना नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि ये चीजें अच्छी लगती रही। जी, और जब मैंने पहला सफर किया पाकिस्तान का, मिसाल के तौर पर 1986 में आया था यहाँ, जी जी, तो मैंने शाकिर अली म्यूजियम भी जाकर के देखा उस वक्त। अच्छा। उनके नाम से मैं वाकिफ था, उनके का डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा आपके यहाँ अगरचे साइंटिस्ट थे लेकिन तस्वीरें ही बनाते थे। जी जी जी, तो मैं उनसे भी एक तरीके से वाकिफ था। और लाहौर आर्ट्स कॉलेज में गया, अच्छा, तो वहाँ बल्कि मुझे किश्वर लेके गई थी, किश्वर नाहिद जी, और अनवर सजाद मेरे दोस्त थे, वो खुद भी मुसव्विरी, रक्स, मौसीकी, इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे। तो बहरहाल वहाँ में गया और उसके बाद मेरी दिलचस्पी ये हुई कि मैं नूरजहां से मुलाकात करूं, चुनांचे उनके यहाँ भी गया। अच्छा, नूरजहां से भी मुलाकात की मैंने उनसे, और उन्होंने चाहे से तवाज़ु की, और किश्वर मेरे साथ थी। तो फिर आपने तालीम कहाँ तक अपनी हासिल की और फिर कैसे आप तालीम फनून का मामला तो ये रहा कि सारे का सारा इल्म जो है मुसव्विरी से हक का ताल्लुक, मेरी मौसीकी से समात का ताल्लुक कह लीजिए, और यही सब रहा। मैंने अमलन तो कोई तरबियत इसकी, मेरे छोटे भाई ने सितार बजाना सीखा, अच्छा, मैंने उनको सितार खरीद के दिया, अच्छा, लेकिन ये मैं खुद नहीं सीख सका। तो अमलन ये उस वक्त हुआ, उस उम्र में जब मुझे पढ़ने की आदत पड़ गई थी जी। मैं बहुत पढ़ता था एक जमाने तक, यानी मैंने अपनी जिंदगी के गालिबन 30-40 बरस ऐसे गुजारे जी जब मैं रात के 2 बजे 3 बजे से पहले नहीं सोता था। अच्छा, और सिर्फ पढ़ता था। अच्छा, शादी के बाद फिर ये हुआ कि तब्दीली पैदा हो गई, अपनी आदतें ही बदलनी पड़ती हैं। जी 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 जी, और फिर ये कि बीवी का ख्याल और घर का ख्याल, और फिर ये कि आप कितनी देर तक लाइट चलाएंगे कब से, तो ये सारा मामला। बस ये रहा कि मुझे फनून से दिलचस्पी अब भी बहुत है। बिल्कुल। और वासिफ साहब, एक बात मैं आपसे बताऊं सफाई के साथ, कि मैं ये समझता हूँ मेरे दिल में इज्जत बहुत है ऐसे लोगों की जो फनून से ताल्लुक रखते हैं। रईस खां का सितार मैंने सुना पिछली नुमाइश में, तो वो जब ये कहने लगे कि साहब आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं और आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए जनाब, आपसे बड़ा आदमी इस वक्त यहाँ कोई नहीं है इस पूरे में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लोग मौसीकी में रियाज करते हैं, मुसव्विर हैं, मेहनत करते हैं, जो लोग कुम्हार इसका काम सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। मेरी मुलाकात तो सिर्फ शहरजाद से हुई, ज़हुरुल अखलाक साहब के घर पर, अच्छा, लखनऊ में, अरे वहाँ लाहौर में जी। वो बहुत अच्छी सिरेमिक आर्टिस्ट है, उन्होंने अपना एक बनाया हुआ एक पीस मुझे दिया था तोहफे के तौर पर, अच्छा, जो अब भी मेरे पास महफूज रखा हुआ है। अच्छा, एक वाज दिया था उन्होंने, अच्छा, जो मैं ले गया अपने साथ। इकबाल बानो से मुलाकात हुई, जो मेरी अलविदाई पार्टी थी उसमें किश्वर के भाई के यहाँ, वो इफ्तिखार साहब के यहाँ, वो भी मौजूद थी, तशरीफ लाई वहाँ, तो मैंने उनको भी देख लिया। भाई मुझे इन सबसे अकीदत, मैं अब भी ये समझता हूँ कि हम पढ़ने लिखने वाले लोग जो पढ़ने लिखने का, अपने आलिम फाजिल होने का बड़ा मतलब एहसास रखते हैं या दावा करते हैं, हमसे कहीं ज्यादा मशक्कत ये लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। यानी मौसीकी वाले जो रियाज करते हैं साहब, एक सुर को सीखने में जितना वक्त सर्फ करते हैं, उम्रें लगा देते हैं, एक रात पर पूरी मालूम हुआ उसकी
तो वो एक गैर मामूली। लेकिन ये कि एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जी, सारे फनून की हदें कहीं ना कहीं मिल जाती है। शायरी की हद मौसीकी से मिल जाती है, मुसव्विरी से मिल जाती है। गालिब जैसा शायर एक खत में लिखता है कि मैं ये गजल भेज रहा हूँ, अनवरुल शफक के नाम एक खत है, इसको राग झंझोटी में गवा के किसी से सुनना, मैं भी जीता रहा तो कभी आके सुन। तो रागों का इल्म वो रखते थे। इन सारे फनून में हमारी कौम ने बड़ा इम्तियाज हासिल किया। हिंदुस्तान में हमारे आखिरी बड़े गाने वाले जो थे वो तो शायद उस्ताद अमीर खां थे, उस लायक फिर नहीं हुआ। उसके बाद उस्ताद पंडित जसराज हैं, या बाद के गाने वालों में मुझे किशोरी अमोनकर बहुत पसंद थी। अच्छा। ये मल्लिकार्जुन मंसूर मुझे बहुत पसंद थे। अच्छा। भीमसेन जोशी मुझे बहुत पसंद, और मेरे बहुत महबूब गाने वाले थे कुमार गंधर्व। अच्छा। ये सब मुझे पसंद, और भी हैं जो गाने वाले वहाँ। लेकिन ये कि इसी तरह मुसव्विरी में हमारी कौम में बड़ी दिलचस्पी आम थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता लोग इन चीज़ों से दूर क्यों हो गए, मुझे सोच के वहशत। इस पे भी हम आते। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप फिर तदरीस में आपने कहाँ पढ़ाया, किस किस यूनिवर्सिटीज में आपने खुद पढ़ा? मैंने खुद तो इलाहाबाद में तालीम हासिल की, वहाँ से मैंने एमए किया और फिर पीएचडी किया। पीएचडी को वहाँ डीफिल कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कही जाती थी वो यूनिवर्सिटी। अच्छा। किसी जमाने में बड़ा दबदबा था उसका, बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी थी। उसकी आप देखें गोथिक फजा की उसकी इमारतें, उनमें एक अजीब जलाल की कैफियत एक पाकि उसकी। अब तो वो यूनिवर्सिटी ख़राब हो गई है बिल्कुल हर तरफ। अब ज़ाहिर है कि ना तो वो ज़बान का वो चलन रहा, अंग्रेज़ी उर्दू का जो चलन वहाँ पहले था अब नहीं है। लेकिन ये कि वहाँ मैंने बीए किया, फिर एक एमए किया, फिर दूसरा एमए किया, फिर मैंने इसमें डीफिल में दाखिला ले लिया। एहतशाम साहब जो मशहूर नक्काद उर्दू के, वो मेरे निगरां थे। अच्छा। और मैंने उनके साथ डीफिल का काम किया, यानी जिसको पीएचडी आप जी। और फिर मुझे नौकरी मिल गई, मैं चला गया इंदौर। वहाँ जाना, मुझे वहाँ पहुँचने के बाद। और किसी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली? यूनिवर्सिटी से मुल्हिक एक कॉलेज था, यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेजेस के इलाहाक से वो यूनिवर्सिटी बनी थी जी। और ये अजीब इत्तेफाक है कि वहाँ मेरा तकर्रुर हुआ 1965 में। 1965। और 1965 में उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक जंग हो रही थी। जी। और उस शहर में ब्लैकआउट था, चूंकि छावनी वहां से करीब थी। अच्छा। महाऊ नाम की MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, जहाँ कभी अय्यूब खां भी रहे थे, उन्होंने खुद नविश्त में उसका जिक्र किया। चर्चिल भी वहां रह चुका था। चर्चिल भी। अच्छा। तो उस शहर से चूंकि 20 किलोमीटर के फासले पर थी वो जगह छावनी, तो वहाँ ब्लैकआउट शहर में भी रहता था। अब सोचिए कि एक नया नौजवान बिल्कुल, जिसकी उम्र मुश्किल से समझिए आपकी 26-27 साल की मेरी उम्र थी। जी। और मैं वहाँ गया, मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ होटल कहाँ है, कुछ पता नहीं यहाँ कौन लोग कहाँ क्या चीज़ मिलेगी, बिल्कुल अजनबी। तो उस अंधेरे में मैं अपने लिए खाना तलाश करता था, रात के वक्त निकलता था, अंधेरे में ढूंढता ढांढता पहुँच जाता था, एक होटल देख लिया था वहाँ जाके। तो वहाँ, लेकिन वहाँ रहना मुझे अच्छा यूँ लगा कि मध्य प्रदेश बड़ी जरखेज जगह है। अच्छा। वहाँ के रहने वालों में शायर अदीब बहुत हुए हैं, अब भी मेरे पास अहबाब हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले। और वहाँ उजाने मौसीकी वगैरह का बहुत चर्चा। उस्ताद आमिर खान भी उसी शहर में थे। अच्छा। यानी वहीं के रहने वाले थे, इंदौर के। अच्छा। और वहाँ मुझे जहाँ मेरी रिहाइश हुई, जिस महल्ले में, उस महल्ले में 3 बहुत मुमताज आदमियों के घर थे। अच्छा, कौन? एक तो लता मंगेशकर के भाई का मकान था। अच्छा। मंगेशकर इनके मुझे बहुत पसंद है, लता मंगेशकर की आवाज़ भी। अच्छा। और ऐनी आपा का जुमला कुर्रतुल हैदर मुझे याद आता है कि लता मंगेशकर की आवाज़ वो पुल है जो 2 मुल्कों को एक दूसरे से मिला। वाह वाह। और एक बार बात हकीकत है, ये वाकया है। तो बहरहाल यही सब चीज़ें होती। और वहाँ रहते थे MF हुसैन का ख़ानदान रहता था, जो मशहूर मुसव्विर। जबरदस्त। तो उस खानदान के लोग अब भी रहते हैं। उनका एक स्टोर था वहाँ, जनरल स्टोर, जो अब भी है, कोहिनूर शायद नाम है उसका। जी। और एक वहाँ क्रिकेटर रहते थे, मुझे बहुत पसंद थे, मुश्ताक अली साहब। अच्छा। जो भुट्टो साहब के बड़े पसंदीदा क्रिकेटर थे, कहीं मैंने पढ़ा ये जिक्र। अच्छा। और यहाँ लाहौर के सहाफ़ी महमूद उल हसन, जो मेरे दोस्त हैं, नौजवान दोस्त हैं, तो वो मुझसे बहुत जिक्र करते हैं उनका। लेकिन जाहिर है कि वो बड़े वजीह, बड़े ही इम्पोजिंग उनकी शख्सियत। उनका घर मेरे जहाँ मैं रहता था उससे बहुत करीब था, रोज मैं उनको देखता था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आपने पढ़ा है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो बाद में, पहले पढ़ा था। अच्छा, पहले पढ़ा। फिर मैं लेक्चरर पहले हुआ इंदौर में। अच्छा। लेकिन समझिए कि वहाँ से मैं 65 में पहुँचा था जी। 69 में मैं इंदौर आ गया। अच्छा। और इंदौर आने के बाद, इंदौर से अलीगढ़ आ गया जी। अलीगढ़ आने के बाद मैं वहाँ लेक्चरर हो गया। शुरू में तो कुछ दिनों तक मेरा ताल्लुक अंजुमन तरक्की उर्दू से भी रहा। अच्छा। और फिर मैं वहाँ पढ़ाने लगा, और फिर वहीं से मैंने डीलिट की पढ़ाने के दौरान। जी। तो ये
तो आपका जो पीएचडी है वो अलीगढ़ से है? पीएचडी इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। डीलिट अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। और अलीगढ़ से डीलिट जिस साल मैंने मुकम्मल किया अपना काम, उसी साल मैं चला गया दिल्ली जामिया मिल्लिया में। अच्छा। वहाँ मैं कुछ दिनों के बाद रीडर हो गया, फिर प्रोफेसर हो गया, फिर डीन हो गया, फिर मैं दौर वो भी था जब वहाँ का इंटरिम वाइस चांसलर भी रहा मैं कुछ यूनिवर्सिटी का। लेकिन वो शहर मुझे बहुत पसंद था। शहर इसलिए पसंद था तो मौसीक़ार वहाँ बहुत थे। जी जी। और फिर एक हिंदी के अदीब वहाँ बहुत थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। सही। बल्कि एक अखबार भी हम लोगों ने, एक हमारे दोस्त थे, इंतकाल हो गया, महेंद्र जोशी साहब, मशहूर सहाफ़ी गुजरे हैं, उनके भाई जनसत्ता में प्रभाष जोशी नाम के, आपने शायद कभी उनका नाम सुना हो। तो ये उन लोगों से हम लोगों ने बच्चों का एक अखबार निकाला, म्यूजिकल कंसर्ट्स हम लोगों ने किए, बेगम अख्तर को बुलाया, ये सब हुआ। मैंने एक कल्चरल प्रोग्राम किया जिसमें जया भादुरी ने एक बच्ची एक डांस भी आके किया था उसमें। ये स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा। अमिताभ बच्चन की बीवी बेगम जो है, इनके वालिद वहाँ स्टेट्समैन के रिप्रेजेंटेटिव थे भोपाल में। तो आपके जो शागिर्द थे उनमें से कौन है ऐसे जो इस वक्त काफी मशहूर हुए हों? काफी तो होंगे। देखिए शागिर्द तो बहुत सारे। अब जाहिर है कि मेरे लिए तो बहरहाल ये खुशी की बात है कि उन्होंने बहुत तरक्की की और बहुत से शागिर्द हैं। ये लंबी मुद्दत भी तो होगी, 45 साल तकरीबन समझिए यूनिवर्सिटियों से बराह रास्त ताल्लुक रहा। बहुत लंबा है। तो 45 बरस में बास तो एक बार इंदौर में गया तो मेरे साथ मेरे दोस्त खली खंजुम थे, एक साहब बहुत ज़ईफ मोटे शीशों की ऐनक लगाए हुए, ये लंबी दाढ़ी उनकी सफ़ेद बिल्कुल, वो आए मुझसे मिलने के लिए, उस्ताद ग्रामी कहे कि मुझसे लिपट गए, तो मुझसे पूछने की ये आपसे क्या ताल्लुक है इनका? मैंने कहा ये मेरे शागिर्द रहे। तो चूंकि वो दाढ़ी रखी थी तो मुझसे ज़्यादा उम्र उनकी दिखाई दे रही थी। लेकिन यूँ भी खैर मैं वहाँ इवनिंग क्लासेस हुआ करती थी, तो बाज़ लोग मुझसे ज़्यादा उम्र वाले पढ़ने आते थे वहाँ पर। जी। तो ये सब रहा। तो शागिर्दों में बहुत से मशहूर हुए अपने अपने मैदान में। अच्छा। हैं बाज़ लोग। अच्छा। तो ये सब सिलसिला। लेकिन असातिज़ा भी मुझे बहुत अच्छे मिले, यानी शाह साहब मेरे पीएचडी के डीफिल के कहना चाहिए निगरान थे, डीलिट के निगरान मेरे सरूर साहब मेरे वालिद के भी साथ रहा उनका। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मैंने आपसे बताया। तो और जो असातिज़ा मिले इलाहाबाद में मुझे फिराक साहब थे मिसाल के तौर पर अंग्रेजी के शोबे में। क्या बात है। प्रोफेसर सतीश चंद्र देव थे अंग्रेजी के शोबे में। अच्छा। तारीख के शोबे में प्रोफेसर बनारसी प्रसाद सक्सेना थे, जिनकी शाहजहां बादशाह दिल्ली बहुत मशहूर किताब है। अब ऐसे उस्ताद हैं सर? यकीनन है, बहुत अच्छे उस्ताद। नौजवानों में मुझे ऐसे असातिज़ा दिखाई देते हैं। जी। और मेरे खानदान में तो खुद मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों पढ़ाती हैं। हाँ, वो तो आपने बताया। और जैसा टीचर मैं था गालिबन उससे बेहतर टीचर वो दोनों हैं। अच्छा। तो मज़ामीन से जो आपने लिखे वो ज्यादातर तनकीदी लिखे? मज़ामीन तो जो कुछ मैंने लिखा मैं तो उसको तनकीद नहीं कहता, वो एक किस्म का कहना चाहिए कि किसी अदब पारे को पढ़ने के बाद जिस तजर्बे से मैं गुजरता हूँ उस तजर्बे में आपको भी शरीक करना चाहता हूँ, इसलिए उसको लिख लेता हूँ। अब उसको आप तनकीद कह लें तो कह लें, मुझे कोई दावा नहीं है नक़ाद होने का। हाँ, नक़ाद होने से जैसे मुझसे नासिर अब्बास नहीं है तो उसने मुझे कहा कि नक़ाद की जो मेरे नज़दीक डेफिनेशन है, उसने कहा नक़ाद जो है लिखने वाले के खाली जगह को पुर करता है, बताता है ये जगह खला रह गया, थोड़ा सा इसको कर देना, और एक अपना ज़ाविया निगाह उस पर पेश करता है। तो आपकी नज़र में तनकीद क्या? देखिए वो तो हर शायर और अदीब भी करता है। उससे पहले के शायर जो स्पेस खाली छोड़ गए हैं उस जगह को पुर करता है, और जब जाता है तो वो अपनी जगह खाली छोड़ जाता है उसको पुर करने। जैसे गालिब के कई की स्पेस किसी और को ने तो नहीं पुर की, इकबाल कर ही नहीं सकते, 20वीं सदी में हुए तो कोई किसी की जगह नहीं भरता। बिल्कुल। तो तनकीद का अपना अपना अंदाज़ बयां है। तनकीद का मामला ये कि मुझे चूंकि बहुत से उलूम से दिलचस्पी रही है, खासतौर पर तारीख से, अंग्रेजी अदब से, मगरिब की पूरी रवायत से, मशरिक़ की रवायत से भी, जो मेरी घुट्टी में है, फारसी की रवायत है, अरबी की रवायत है, तो ये तमाम चीज़ मुझे तो एक बैनुल-उलूमी रवैया जो है वही। तो ये इतनी चीज़ें आपके पास, और मेरा ख्याल है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं वो किसी सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर चीज़ें पढ़ते हैं, आपने म्यूज़िक भी पढ़ा, आपने तारीख भी पढ़ी, फ़लसफ़ा भी पढ़ा, तो इतना टाइम आप किस तरह मैनेज करते थे, या आप बहुत जल्दी पढ़ने के आदी थे? वासिफ साहब, जब कोई और काम आपके पास नहीं है तो बकौल वो कासिर साहब का शेर है कि हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, सिवाय इसके और कुछ आता नहीं था। कुछ आता नहीं। पढ़ते तो ये पढ़ते रहे। और एक ज़माने तक मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं शब बेदार किस्म का इंसान था। अब तो फिर भी यानी मैं जल्दी सोता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कम वक्त गुजरता है सोने। उसमें पढ़ डाली कुछ किताबें, 2-4,
तो वो लगता और है। माशाल्लाह शेर भी आपको जो है बड़े वक्त के हिसाब से याद आते रहते हैं, और अभी आपने मुझे 4 शेर सुना चुके हैं आप इतनी सी गुफ्तगू में। सुनने वालों को मैं ये बताऊं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में होते हैं और शमीम साहब के साथ होते हैं, और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जैसे अभी हम एक कॉन्फ्रेंस में थे और वहाँ पे मुसव्विरी में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने मौसीकी को पूरा बैठ के सुना और हर चीज़ में पूरा अपना वक्त लगाते हैं, ध्यान देते हैं, और उस पर अगर कोई पूछे तो अपनी फिर राय का इजहार भी बहुत मोतबाराना अंदाज में देते हैं। अच्छा शमीम साहब, अभी हम हीरोइनों की तरफ तो आ गए थे, अब आपका जो नज़रिया है हर चीज़ के बारे में बड़ा वसी है, तो मैं थोड़ा सा और इसको वजाहत की तरफ चलता हूँ। फिल्म जब आप जिस ज़माने में देखते थे, और आपने बताया कि उसमें जो है बहुत अच्छी चीज़ें थी, सारी उर्दू वगैरह बड़ी करेक्ट होती थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे होते थे, म्यूज़िक बहुत अच्छा होता था, और जैसे आपने लता जी का जो है जिक्र किया। अब आप ये समझते हैं कि जो फिल्में पहले बनती थी, देखिए हम हमेशा ये कहते हैं माजी में काम अच्छा हो रहा है, मैं भी इस बात का ये, मगर कुछ चीज़ें जैसे आपने आन देखी होगी, जी ठीक है, आपने मुग़ल आज़म देखी होगी, ये 2 फिल्में रीमेक नहीं हुई अभी तक, और शायद हो भी नहीं सकती, और आपने देखी होंगी ये 2 फिल्में। इसके बारे में जरा सा कुछ बताइए उस वक्त के। वासिफ साहब, आज अब मैं फिल्में नहीं देखता जी, देखता भी हूँ तो वो फिल्में देखता हूँ जो आमतौर पर लोग पसंद लेने नहीं करते। आर्ट फिल्में, छोटी छोटी फिल्में होती हैं। मेरी बेटी उनके मुझे अक्सर बताती रहती हैं, अंग्रेजी की या हिंदुस्तानी ज़बानों की, यानी गोया कि उर्दू हिंदी की कह लीजिए, तो वो फिल्में मैं देखता हूँ। शबाना आज़मी की, स्मिता पाटिल की, और नसीरुद्दीन शाह की, और कहना चाहिए कि ऐसी फिल्में जो आती हैं तो जो बहुत मकबूल नहीं होती माशरे में। और मेरे पसंदीदा अदाकार भी यही लोग रहे। ओमपुरी मुझे बहुत पसंद थे, नसीरुद्दीन शाह मुझे बहुत पसंद है, और रवायती किस्म के हीरोज में मेरे आखिरी पसंदीदा हीरो जो थे, अमिताभ बच्चन की फिल्में मैंने देखी, लेकिन संजीव कुमार मुझे बहुत पसंद थे। बहुत आला, संजीव कुमार मुझे बहुत पसंद थे, और जाहिर है कि दिलीप कुमार को, राज कपूर, देवानंद को सभी पसंद करते हैं। हीरोइनों में मैंने अपनी पसंद आपको बता दी जी। लेकिन अब फिल्मों का म्यूजिक मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, शोर बहुत है। अच्छा, मेरा जो सवाल था ना सर वो ये था कि जैसे महबूब खान साहब से शायद आप मिले हो, और उन लोगों से मिले हो जिन्होंने आन बनाई है, जिन्होंने मुग़ल आज़म बनाई है, तो उसका कुछ अगर आपके जहन में हो कि ये लोग कैसे थे, क्या थे? देखिए, उस वक्त जो डिवोशन था वो दूसरी तरह का था बिल्कुल जी। महबूब खान के एक असिस्टेंट थे ख्वाजा मसूद अली ज़ौक़ी, जो आन के डायरेक्शन में उनके साथ रहे हैं। जी जी, मैं उनका कलीग भी रहा एक तरीके से। अलीगढ़ के शोबे उर्दू में वो भी पढ़ाते थे। मैं भी पढ़ाता ज़ौक़ी साहब, और ज़ौक़ी साहब यानी कि जो पढ़ाते थे वो फिल्म की डायरेक्शन में भी थे नहीं, रह चुके थे, वहां से आए थे यहाँ जी, और ड्रामे में रहे। ड्रामे से मुझे एक दिलचस्पी रही, मैंने खुद ड्रामे लिखे। अच्छा, लेकिन रेडियो के लिए लिखे। रेडियो का मीडियम जो है वो मुझे टेलीविजन से ज्यादा पसंद रहा हमेशा। अच्छा। आवाजों का मामला जी जी, इसलिए कि चेहरा नहीं दिखाई देता उसमें, लेकिन आवाजें होती हैं। तो बात यही हो रही थी कि वो जो पढ़ाते हैं अलीगढ़ में आपके साथ, वही उस फिल्म के अंदर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे महबूब। और आपने बताया कि आपने थिएटर लिखे। ड्रामे मैंने लिखने शुरू किए थे 1965 में, मैं जब इंदौर पहुंचा हूं, और मैंने ड्रामे बहुत लिखे रेडियो के लिए। अच्छा। और बल्कि समझिए कि रेडियो से मेरा रिश्ता जो है तकरीबन सन 65 से लेकर के अब तक चला आ रहा है। मुझे ये मीडियम बहुत पसंद है, आवाज़ का। जी जी, आवाज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे तो ऐसी आवाज़ें भी जो कहना चाहिए कि जिनमें बहुत गनाइयत ना हो जी, अगर उनमें और उनका बेस है कोई, बहुत सी आवाज़ें, मौसीकी मुख्तलिफ सुर होते हैं ना जी जी जी, तो मुझे इसी तरह आवाज़ों में भी मुख्तलिफ सुर वो सुनाए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आवाज़ें। और मेरे एक तो समाज तेज बहुत है, जरा सी धीमी से धीमी शायद म्यूजिक सुनने की वजह से। जी, आपसे मेरी मुलाकात जब नदीम जफर साहब के रूम में हुई थी जी, तो सर आपने बैठते बैठते एकदम मुझसे कहा था कि भाई आपकी आवाज़ है, तो वो मुझे वाकई अच्छी लगी आपकी आवाज़, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी आवाज़ें मैं जब सुनता हूँ, हमारे ज़माने में जो एक शोर सुनाई देता है, आवाज़ें अपने आप को, अपनी इंफरादियत को कहना चाहिए पूरी तरह नुमायां नहीं कर पाती। इतना हंगामा, इतना शोर है। तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात। अच्छा, बाज़ गाने वाले हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन जब गाते थे तो
बड़ी अच्छा लगता था। जैसे आशिक अली खां थे। जी जी। और कहना चाहिए कि इस तरह की बहुत सी आवाज़ें, मुझे पटियाला घराने के बहुत से गाने वाले हैं, कभी कभी लगता है गरारा कर रहे हैं, ये कैफियत होती, लेकिन ये अच्छा लगता है, सुनता हूँ। कभी जो मौसीकी का जो एक पूरा वो रहता है, तो रेडियो से मैंने ड्रामे जब लिखे तो मेरे एक दोस्त थे अमीर हनफी जी, मेरी कोई रिश्तेदारी उनसे नहीं थी, दोस्त थे, सरनेम उनका मिलता जुलता था। जी जी। वो वहाँ थे, वो थे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। जी जी। अब तो उस जमाने के सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बाद में डायरेक्टर जनरल होकर के रिटायर हुए मेरे सामने। अच्छा। तो मुलाकातें अब भी उनसे होती हैं कभी। अमीर साहब का इंतकाल हो चुका। अमीर साहब को हिंदुस्तानी संगीत का बहुत ज्ञान था। अच्छा। बहुत इल्म था। उन्होंने उस्ताद रज़बील खां के सवाने भी लिखे हैं जी। वो किताब उर्दू हिंदी दोनों जबानों में शाया हो चुकी है। जी जी जी। उनकी दोस्ती अमीर खां से बहुत थी, उनकी भी सवाने उम्री वो लिखना चाहते थे जी। और इस तरीके से उनको और भी गाने वालों से, साजिंदों से बहुत दिलचस्पी रही। तो उस वक्त और मध्य प्रदेश में कुछ चलन भी इन चीज़ों को बहुत था। मैंने आपको बताया कि ये मेरे दोस्त ने कल्चरल प्रोग्राम किया, वहाँ जया भादुरी ने रक्स किया था जब ये हाई स्कूल की तालिबा थी। उस वक्त रे की एक फिल्म में एक छोटा सा रोल ये कर चुकी थी महानगर में। जी जी। बहुत मामूली सा। तो वहाँ लेकिन इन चीज़ों का चर्चा बहुत था, दिलचस्पी बहुत थी। अच्छा। आर्ट से, थिएटर से। हबीब तनवीर भी मध्य प्रदेश के रहने वाले छत्तीसगढ़ के। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज याद आ रही है आपकी इसी बात में, तो शायद आप उसको उसमें अटैच कर दें। इंतजार हुसैन साहब और आपकी दोस्ती पार्टीशन से पहले की थी या बाद में हुई, और जिस तरह आप दोनों की दोस्ती रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, इंतजार साहब से तो मेरी दोस्ती बहुत बाद में हुई। अच्छा। इंतजार साहब का मैं तो न्याज़मंद और मद्दाह था उनका। अच्छा। बहैसियत तालिब इल्म। अच्छा। इंतजार साहब मुझसे समझिए कि तकरीबन 11-12 साल बड़े थे। अच्छा। और जाहिर है कि मैं जब तालिब इल्म था तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी, उनकी लिखी हुई कहानियाँ। जी। मुलाकात जब हुई मेरी इंतजार साहब से, पहली मुलाकात तो मेरे ख्याल में 1976 में हुई जी। उस वक्त तक इंतजार साहब के 4 मजमूए छपे थे। अच्छा। यानी कंकरी, गली कूचे, आखिरी आदमी, और मेरे ख्याल में नया शहर अफसोस छपा था। अच्छा। जब इंतजार साहब दिल्ली आए 1976 में जी। एक उर्स में जाहिर के तौर पर ये गए थे, ये और मन्नू भाई गए थे वहाँ। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों इत्तेफाक से इनसे मुलाकात हो गई हमारी, और उसके बाद ये हुआ कि फिर इनकी भी ख्वाहिश हुई और मुझे भी अच्छा लगा कि इनके साथ वक्त गुजारा जाए। चुनांचे हम दिल्ली की सड़कों पर टहलते रहे, पैदल चलने से मुझे भी दिलचस्पी, इंतजार साहब को, मनु भाई भी, सेहत उस वक्त बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो निजामुद्दीन में ये लोग हुमायूं के मकबरे में ठहरे हुए थे। 1986 का 1976 का। तो अब 76 को भी 25, 10, 35, 40, 42 साल। तो उस वक्त इंतजार साहब से मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई पहले ही। अच्छा। मुलाकात में उसके बाद इंतजार साहब ने मुझे लिखा, मैं तो उनका अकीदतमंद और कहना चाहिए कि मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, कोई बेतकल्लुफ में उनका दोस्त नहीं था उसका। अच्छा। तो इंतजार साहब ने मुझसे अगला सफर उन्होंने अपनी बेगम के साथ किया। अच्छा। आलिया भाभी के साथ। जी जी। और इंतजार साहब को पता नहीं, उस पहली मुलाकात ही में वो एतमाद पैदा हो गया था दोस्ती का। जी जी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा इरादा तुम्हारे यहाँ कयाम करने का है। अच्छा। मैं एक छोटे से मकान में रहता था, सैयद ख्वाजा गुलाम सैयद, बड़े मशहूर हमारे हाल ही के नवासे मौलाना हाली के, मुबशिर साहब के अजीज, मुबशिर हसन साहब लाहौर में हैं, उनके अजीज बहुत करीबी, तो उनके मकान में रहता था। और उस घर की खूबी तारुफ यूँ कराऊँ तो उसी घर में खुरसरो हैदर भी रह चुकी थी। अच्छा। और आबिद साहब का इस्लाम मॉडर्न एज का वो ऑफिस भी रह चुका। अच्छा अच्छा। चुनांचे इंतजार साहब आए और उस घर में मेरे साथ उन्होंने क़याम किया। इंतजार साहब जब आए तो वो गालिबन सन 79 या 80 में आए थे जी। तो आलिया भाभी भी आई थी, ये लोग रहे कोई 15 रोज मेरे साथ उनका क़याम रहा। इंतजार साहब के बचपन के एक दोस्त थे रेवती सलन शर्मा, कृष्णचंद्र के बहनोई। अच्छा। जिनकी बीवी सरला देवी भी अपने जमाने की मशहूर अफसाना निगार थी। जी जी जी। इंतजार साहब के बचपन के साथ ही, तो वही उम्र थी जी। और क्या इत्तेफाक है, देखिए वासिफ साहब, फितरत के अंदाज और जिंदगी और मौत के खेल भी अजीब होते हैं कि दोनों का इंतकाल भी तकरीबन साथ साथ हुआ। जी जी। इंतजार साहब के बाद ही ये भी चल बसे, रेवती सलन शर्मा जी। तो कभी वहाँ क्या रहते थे, कभी मेरे यहाँ। फिर इंतजार साहब से ऐसा ताल्लुक हुआ कि मैं खुद आया पाकिस्तान। अच्छा। 1986 में पहली मरतबा आपने बताया। तो जाहिर है कि वहाँ हम लोग भी इंतजार साहब ही के यहाँ ठहरे। इस वजह भाभी बड़ी हमसे मोहब्बत करती थी और बड़ा ताल्लुक उनसे पैदा हो गया था। तो वो ये कहती थी कि भाई कभी आओ तुम लोग, और ये है और वो है। चुनांचे हम लोग उनके यहाँ ठहरे। तो मुझे याद है कि एयरपोर्ट पर पहली मुलाकात हमारी इंतजार साहब, अनवर सज्जाद और किशवर नाहिद से हुई। अच्छा।
तो किश्वर आपा से भी आपकी मुलाकात अरसा दराज की हो? किश्वर उससे पहले एक बार दिल्ली आई थी। अच्छा। तो चंद रोज हमारे यहाँ भी क़याम किया था उन्होंने, तो किश्वर से ही मुलाकात हो गई थी। लेकिन यहाँ जब हम 1986 में आए तो बहरहाल किश्वर से और अनवर सज्जाद भी बहुत सेहतमंद थे उस वक्त, तो और ज़्यादा वक्त इंतज़ार साहब के यहाँ गुजरा। तो इंतज़ार साहब से तो ये ताल्लुक़ रहा, रोज़ बरोज़ उस ताल्लुक़ में इजाफा होता। और ये हुआ कि इंतज़ार साहब भी जिस तरह घर आते थे तो लगता था कि बुजुर्ग ख़ानदान कोई आ गया है। अच्छा। और उनकी पसंद के खाने पकते थे। मेरी बीवी भी ये करती थी कि दस्तरखान पर भी वो कुछ होना चाहिए जो इंतज़ार भाई को पसंद है। जबरदस्त। तो ये सब था, यानी कि फैमिली वाला माहौल फैमिली वाला रही रहा। वो ताल्लुक़ उनकी मौत तक रहा। मुझे बहुत अजीब सा लगता है ये सोच के कि यहाँ जो पिछली कॉन्फ्रेंस से पहले वाली कॉन्फ्रेंस थी नेशनल आर्ट्स काउंसिल की, ये पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की, इंतजार साहब आए थे। हम दोनों लोग बीच लग्जरी में ठहरे थे। सुबह रोज साथ ही नाश्ता करने जाते, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ उठते, कहीं भी जाना हो। कॉन्फ्रेंस की जोड़ी थे ना आप लोग, यानी तो वहाँ बल्कि अनवर सनराय ने कभी लिखा भी कि अब शमी साहब आएंगे तो अकेले कैसे दिखाई देंगे। मतलब ये कि इंतजार साहब के साथ ना हो, वाकई एक अधूरेपन का एहसास होता है। इसलिए कि जब आपकी जिंदगी से कोई शख्स रुखसत होता है तो आपकी जिंदगी कुछ हिस्सा भी अपने साथ। शुरू के 2 दिन आपने जितना जिक्र किया है इंतजार साहब का, तो वाकई यही बता रहा था कि आप तो काफी ये उनसे ताल्लुक रहा। उस वक्त की तस्वीरें हम दोनों साथ नाश्ता कर रहे हैं, किसी ने फेसबुक पर डाल दी थी, तो वो आखिरी तस्वीरें हैं हमारी। इंतजार साहब हमारे घर आते थे जब भी, वो वहाँ से रुखसत होते वक्त वो तो बहुत अजीब सा लगता है उनको देखें। इमेजेस की शक्ल में यादें रह जाती हैं, तस्वीरों की शक्ल में। अच्छा, आप शौक से क्या चीज़ पढ़ते हैं? उर्दू अदब में शायरी पढ़ते हैं या नसर पढ़ते हैं? अब तो वासिफ साहब मैंने पढ़ना बहुत कम कर दिया है। जी। और मैं बताऊं आपसे, मेरी दिलचस्पियां बटी रहती हैं ना, इसे मौसीकी बहुत सुनता हूं मैं। अच्छा। और उससे मुझे दिलचस्पी, इसमें भी अपनी सेलेक्टेड जो क्लासिकल मौसीकी है वही यहाँ की भी सुनता हूँ, नहीं भी, यानी भाई यहाँ की मौसीकी में मुझे बहुत सी आवाज़ें बहुत पसंद हैं जी। यानी ये समझिए कि आबिदा परवीन तो खैर क्या बात, असातिज़ा में उनका शुमार और मतलब वो हैं। लेकिन इसके अलावा बेगम नूरजहां थी, ये हमारी इकबाल बानो थी, फरीदा खानम है, मेहदी हसन मेरे बहुत फेवरेट थे, मुझे बहुत पसंद थे। जी। लेकिन इसके अलावा पहला सफ़र जो मैंने किया था तो हम लोग इस्लामाबाद भी गए थे। लोक विरसे में उस वक्त गालिबन मजहरुल इस्लाम डायरेक्टर थे वहाँ से मैंने बहुत सा म्यूजिक लिया था। अच्छा। और सामने दुकानें थी लोक विरसा के, और तो कैसेट सीडीज जो भी मिल सकती थी उस वक्त में। नूरजहां से मुलाकात के लिए मैंने हाजिरी दी थी, मैंने आपको बताया। इकबाल बानो से मुलाकात हुई वहाँ। अब जो आवाज़ें हैं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हदीक़ा कियानी हदीक़ा कियानी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। सनम मारवी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। कुर्रतुल-ऐन बलोच को अगर आपने सुना, मैंने यहाँ के फोक जो है यहाँ का पंजाब का, सब उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, उसमें भी सर बांसुरी होती है ना? हाँ, बांसुरी और उसका अजब साज होता है। देखिए, यहाँ की कॉन्फ्रेंस में, लाहौर की कॉन्फ्रेंस में मैं आया हुआ था तो अताउल्लाह कासमी ने मदू किया था, मैं वहाँ हाजिर हुआ। म्यूजिक का जो सेशन हुआ उसमें पता नहीं किसने मुझसे कहा कि आप भी यहाँ के बैठिए डायस पर। और वहाँ जाहिर है कि रेशमा भी बैठी हुई थी। गर्चे उनको देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए कि वो अपने बरस की आखिरी बीमारी की आखिरी दौर था उनका, और उनकी शक्ल सूरत, उनकी सेहत, सब कुछ पूरी तरीके से कहना उसकी बीमारी की नजर हो चुके थे। लेकिन ये कि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। तो लोगों ने कहा कि सब, तो उन्होंने ये कहा, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। उनका हमारे हिंदुस्तानी भाई जो आए उनके लिए, तो उन्होंने लंबी जुदाई की एक लाइन मुझे वहाँ गा के सुनाई, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैं वाकई जज्बाती उस वक्त अपने आप को महसूस कर रहा था। तो ये सब मुझे आवाज़ें अच्छी लगती हैं। तो पढ़ता तो मैं कम हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। बाहर पढ़ते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं एक तसलसल जो अदब का आपके सामने कई अदवार गुजर चुके हैं, आगे क्या दिखता है आपको इस ज़बान के साथ? देखिए, दुनिया तो हमेशा आगे बढ़ती है जी। तो मैं एक बात मैं सख्ती से कह रहा हूँ, माजी की किसी तरीके से मैं तहकीर नहीं है जी। लेकिन माजी को हमारी जिंदगी में सिर्फ उस हद तक होना चाहिए जिससे हमारा हाल खराब ना हो। बहुत अच्छी बात की। उस माजी को उसके हक से ज्यादा देना जी, अपने हाल के साथ और अपने मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफी और ज़्यादती। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगी में माजी, वो चाहे तहजीबी माजी हो, हमारे सकाफती माजी हो, हमारा कहना जाए माशरती माजी हो,
अब ये थोड़ी कि हम सारे लिबास वही पहने जो पहले पहनते आए हैं, जी जी, ये तो वही बातें करें जो पहले करते आए, जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, उसी किस्म की बहसें करें जो हमारे बुजुर्ग किया कर। ये सब तो देखिए गलत बातें हैं जी, ये गलत रवैया है। वक्त जो है वो बड़ी अहम चीज़ है, और मेरे लिए तो वक्त जो है वो बहरहाल एक कहना चाहिए असर की तो एक अजीब मेरे दिल में एक कहना चाहिए कि बहुत ही बरगुज़ीदा। तो आप पुरुमीद नजर आते हैं कि चीजें और अब जो नौजवान मुझे दिखाई देते हैं जी, मैं उनसे ज्यादा पुरुमीद, क्योंकि हमारी नस्ल में एक बड़ी खराबी थी मिडिल क्लास में खास तौर पर, मसलहत कोश बहुत था। अच्छा, मसलहत कोशी एक तरह की चालाकी कहना, दुनियादारी में ताल्लुकात बनाओ, उनके बल पर कुछ ये हासिल करो, कुछ वो हासिल करो। ऐसे लोग मुझे नहीं अच्छे लगते, फूटी आंख नहीं भाते मुझे। ऐसे लोग जो हमेशा कैरियर के चक्कर में पड़े रहे, तरक्की के, हमेशा इख्तिदार के मराकिज में घुसने की कोशिश करें। आप ऐसे बनिए कि लोग खुद आपका एहतराम करें। मैंने वो दौर देखा है। नौजवानों में मुझे थोड़ी सी ये बेनियाजी दिखाई देती है कि वो इस तरीके से अपना करियर बनाने की कोशिश तो वो करते हैं बेशक, जी, लेकिन ये मुझे ज्यादा दयानतदार लगते हैं देख करके। और उनको देख के ये ख्याल होता है कि हमने जो दुनिया बनाई आपको उसका हश्र देख रहे हैं। जी, मसालिक में और कबीलों में और इलाकों में तकसीम एक दुनिया, क्या ज़बान में तकसीम देख रहे हैं आपको? हर चीज में देख रहे हैं। लेकिन अब जो नौजवान है मैं देखता हूँ ज्यादा यूनिवर्सल है, आफाकी है वो अपने रवैयों में, ज्यादा कुशादा अपने पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है। जी। तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है कि अदब में अब जैसे आप हमारे यहाँ बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिर आपके यहाँ जश्न अदब भी होता है, रीख्ता जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए, जैसे हम वेबसाइट पे बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बगैर तो नहीं जा सकते, और ये सारी चीज़ें इनमें टेक्नोलॉजी की बरकतें भी शामिल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अज़ाब भी हमने भुगते हैं। अच्छा, और जाहिर है कि भाई एटम बम और हाइड्रोजन बम और ये और अब तो क्या क्या चीज़ आप कह लीजिए, तो वही चीजें जो कभी बरकत होती हैं, अगर उनको काबू में ना रखा जाए, बेकाबू हो जाए, तो वो अजाब भी बन जाती है। अच्छा, आप तो शमीम हनफी साहब, आप जो है जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, दूसरे ममालिक से भी लोग आए हुए होते हैं, क्या हम अदब में हमें, अगर मैं ये ना बताऊं कि ये साहब जो है अमेरिका से आए हुए हैं, ये कनाडा से आए हुए हैं, ये अमेरिका, तो कोई उनकी तहरीर में ऐसा एलिमेंट या अंसर दिखता है कि हम ये देख सकें कि ये यहाँ का नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ का लिखा हुआ है? नहीं, वो देखिए कुछ न कुछ अंसर तो आ जाएगा, फितरी है वो, इसलिए कि इंसानी तजुर्बा जिस माहौल में जन्म लेता है उस माहौल का अक्स तो दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल। मसलन यूरोप में रहने वाले एक उर्दू शायर की शायरी में कुछ, लेकिन ये क्या कि आप लंदन जाओ, वहां भी आप जलेबी ढूंढते नहीं कि साहब नाश्ते के भाई आप वो नाश्ता कीजिए जो वहां मकबूल है, वो खाइए, उन लोगों से मिलिए। एक पूरी तरह इंसान का यूनिवर्सलाइजेशन जिस तरीके से हुआ है उसका एहतराम करना चाहिए। सही। और अर्श से परे होता काश के मका अपना, गालिब उसकी आरज़ू रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सलिज्म, मैं खानों में जिंदगी को बांटने के खिलाफ हूँ। सही। और मैं फिरकों में, मसालिक में, कहना चाहिए इंसानों से ताल्लुक जो आप कायम करें, तो ये आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं सबके सब इंसान हैं, तो उनके लिए एक एहतराम का और मोहब्बत का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, एक मैं देखता हूँ सर जी, बड़ी मादत के साथ, अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगे, एक मैं एक कंपटीशन देखता हूँ, ठीक है, और एक लॉबी देखता हूँ, ठीक है ना, कि मैं अपने शहर की बात करूँ, कुछ शोरा की एक लॉबी है जिसमें ये शोरा नहीं आएंगे, तो क्या ऐसा हिंदुस्तान में भी है? मुझे उन शोरा से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है जो लॉबीज बनाते रहते हैं, मगर ऐसा लेकिन है। होगा वहाँ। जी। मुझे देखिए वो शायर अच्छे लगते हैं, जैसे यहाँ के शायरों मुनीर नियाज़ी मुझे बहुत पसंद। क्या बात है। और मुझे अच्छा ये लगता था कि एक शख्स शेर कह रहा है, लिख रहा है, लेकिन अब भी आपके यहाँ बड़ी उम्मीद अफजा सूरतें हैं, नौजवान लिखने वालों में बहुत से अच्छे लिखने वाले हैं, कि वो लोग जो अपनी तन्हाई का एहतराम करें। और कहना चाहिए कि अदब का मामला तो एक तन्हा आदमी की दूसरे तन्हा आदमी से दोस्ती होती है, कि गोया कि बिल्कुल उसके तजुर्बे में जब आप भाई बोरखेत से हमारा क्या रिश्ता है, मार्किस से हमारा क्या रिश्ता है, मैरान कुंडेरा से क्या रिश्ता है हमारा, तो कहने का मतलब कि उनकी किताबों के जरिए, तो उसमें तासुबात नहीं पैदा होने चाहिए। ये जो लिटरेरी पॉलेमिक्स होती है ना, ये तीसरे दर्जे की चीज़ है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे भी ये है कि मेरा इस मामले में कोई मेरे ऐसे दोस्त नहीं है, लेकिन ये हर जगह जब आप शायरी को कैरियर बना लेंगे, अदब को, तो कंपटीशन आपके यहाँ ज्यादा शुरू हो जाएगा। जी, कि भाई उससे आमदनी हो रही है तो फला की ज्यादा हो रही है, हमारी कम हो, ये क्या बातें हैं।
यही तो लिटरेचर कैरियर नहीं, लिटरेचर तो इश्क और जुनून का सौदा है। इसी तरह फन भी होता है, आर्ट भी होता है, वो भी इसी तरह की चीज है और हमें कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो मेरे जहन में तो वाकई ये तो तहजीब के मोहसिन होते हैं, इन लोगों का एहतराम नहीं करेंगे तो उसका करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी होती हैं, ठीक है ना, ये अदब के लिए ज़रूरी है कि ताकि हमें सबका एक आउटकम दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ जी यहाँ पे ये काम हो, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेरा ख्याल ये है कि अदब की कॉन्फ्रेंसेस में, मैंने मगरिब में एक आध बार मुझे मौका मिला देखने का, तो मैंने देखा वहाँ बहुत थोड़ा सा मजमा होता है संजीदा बहसों में शरीक होने वाला। लेकिन ये कि यहाँ तो जो मैं देख रहा था कि एक इंसानों का एक सैलाब है जो उमड़ आया है जी, ये नेशनल आर्ट्स काउंसिल की इमारत में, और जितने लोग अंदर बैठे होते थे उससे कई गुना ज़्यादा बाहर दिखाई देते थे जी। और उनमें अक्सरियत मेरे ख्याल में 75% से शायद ज़्यादा ही हो तादाद नौजवानों की थी। जी जी जी। तो मुझे ये अच्छा लगता था और मेरे ख्याल में इससे एक तरबियत होती है। देखिए इस तरबियत के नतीजे में कोई बहुत बड़ा इनकलाब तो नहीं आएगा, अदब बहुत बड़ा इनकलाब फौरन नहीं पैदा करता, उसके असरात ये नहीं कि आपने पंखा चलाया और हवा तेजी से आपको लगने लगी, जी जी। लेकिन ये तो आपके बातिन में धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। शायरी आप सुने, मौसीकी आप सुने, थिएटर देखें, फिल्म देखें, आप कोई अच्छी कहना चाहिए, आप कोई फन का कोई नमूना किसी को जन्म लेते हुए आप जी जी जी। जैसे मुझे कुम्हार अच्छे लगते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, जो मैंने खुद भी बताया आपसे कि सीखा कुछ दिनों तक। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमेशा एक आपके अंदर तब्दीली पैदा करती हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में मेरा ख्याल ये है कि यहाँ शरीक होने वाले लड़के जब इस कॉन्फ्रेंस से पहले दिन आए होंगे और आखिरी दिन जब गए होंगे तो उनकी शख्सियतें अंदर से जरूर बदली होंगी। डेफिनेटली उनको बाहर से तो आपको तब्दील होते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये कि उनके जहन में इंसानी भाईचारे का, इंसान दोस्ती का एक नया शऊर लेके यहाँ से गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सोचा होगा उन्होंने कि रवादारी जो है वो अच्छी चीज़ है, बेतासुबी अच्छी चीज़ है, तरक्की पसंदी लिबरलिज्म एक तरह की अच्छी चीज़ है, और ये सारी चीज़ें लेके गए होंगे। तो मेरे ख्याल में उसका असर फिर बाद में आप देखेंगे आपके पूरे माशरे पर पड़ेगा, और जाहिर है कि पूरे मुल्क में तब्दीली का एक सिलसिला उससे। सर आखिरी एक दो बातें और, कि जिंदगी से कोई शिकवा? कोई शिकवा नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी तो नहीं रही, और जैसी दिखाई देती है उसमें बहुत तकलीफ के लम्हे भी आए, बहुत अजियतें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं बर्टन रसल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने अपनी खुद नविश्त के शुरू में अपने इंतसाब में अपनी बीवी का नाम ये जुमले, इसी से मिलते जुलते जुमले मैंने वहाँ पढ़े थे जी। लेकिन वाकई ये है कि एक ज़िंदगी, जो तजर्बे आपको हासिल होते हैं ज़िंदगी में, जो दिलचस्पियाँ होती हैं, उनके लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं होती। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई बहुत सा, लेकिन ये कि मुझे खुशी ये भी होती है कि बच्चे जो हैं उस मेरी बेटियां हैं या उनके बच्चे हैं, तो वो देखता हूँ कि एक सिलसिला तो बाकी है। हम जाने के बाद भी कहाँ जाते हैं, वो बाकी रहते हैं किसी न किसी और शक्ल। अच्छा सर, मेरे सुनने वालों के लिए कोई भी छोटा सा पैगाम जो आप देना चाहें? कोई पैगाम नहीं, सिवाय इसके कि खुश रहिए, और वो दुनिया जैसी हमने आपके लिए छोड़ी उसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं, और उसके लिए आप बहरहाल हम ये चाहते हैं कि आप उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमें यकीन है कि आप उसमें कामयाब होंगे। आखिर में सर, आपके एक दो पसंदीदा अशार अगर सुनने को मिले? अपने या दूसरों के? अपने हो, दूसरों के हो, आपको तो इतने याद है कि मैं नहीं, जिसके आप कहें वो सुनाओ। नहीं सर, आप अपने सुनाए थे। आपका पसंदीदा कोई शायर हो तो मुझे कोई नहीं। चलिए 3 शेर एक गजल के जो मुझे याद आ गए। इस तरह भी हर मोड़ पे ठहरा नहीं करते, इस तरह भी हर मोड़ पे ठहरा नहीं करते, जाना है अगर दूर तो ऐसा नहीं करते। वाह। इस तरह भी हर मोड़ पे ठहरा नहीं करते, जाना है अगर दूर तो ऐसा नहीं करते, देखें तो कहाँ जाके ठहरते हैं परिंदे, अब शाम को पेड़ों पे बसेरा नहीं करते। वाह। देखें तो कहाँ जाके ठहरते हैं परिंदे, अब शाम को पेड़ों पे बसेरा नहीं करते। और इसका तीसरा शेर, जो उसके बाद फिर कोई और शेर आपको नहीं सुनाऊंगा, वो ये है कि यूं है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यूं है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम जागती आंखों पे भरोसा नहीं। यानी बहुत कुछ देखने के लिए तो हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। एक गजल का मतलब और याद आ गया, बिल्कुल वो आपको सुना दूं मैं कि कैसे कैसे ख्वाब देखे और हम जिंदा रहे,
कैसे कैसे ख्वाब देखे और हम जिंदा रहे, उम्र भर आंखों की जिल्लत पे शर्मिंदा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत वासिफ आपका।